हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल रेशनल टॉक। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बातें की थी और मैंने ये भी कहा था कि मैं क्लाइमेट चेंज के बारे में एक नए सीरीज को शुरू कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में जो बातें कही है वो सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन था। उसमें मैंने आपको क्लाइमेट चेंज के डेफिनेशन के बारे में बताया, कुछ उसके इम्पैक्ट के बारे में बताया, उसके पीछे के कुछ काउज के बारे में बताया। मैंने जो भी बातें की थी वो सिर्फ इंट्रोडक्शन थी, जनरल इंट्रोडक्शन थी। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं गया था पिछले वीडियो में। बट आज की इस वीडियो से मैं अब जो शुरू कर रहा हूं, अब मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा काउज, इंपैक्ट, सॉल्यूशन। आने वाली वीडियोस में भी ये सारी बातें आएंगी। तो अब जो मैं बातें आज की वीडियो से जो आने वाली वीडियोस में करने वाला हूं आपसे, वो एक स्टेप बाय स्टेप आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा और कुछ टेक्निकल चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट कहीं ना कहीं कुछ टेक्निकल चीजें जरूर आएंगी ताकि एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए और आपको मैं पिक्चराइज भी कराऊंगा। तो आज मैं आपको यह बताने वाला हूं, मैंने पिछले वीडियो में यह बात मैंने कही थी कि क्लाइमेट चेंज का खुद का एक चेन होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ काउज है। और वो काउज मैंने क्या बताया था कि क्लाइमेट चेंज के पीछे ग्लोबल वार्मिंग जिम्मेदार है और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उसके पीछे ग्रीन हाउस गैस जिम्मेदार है। आज मैं सबसे पहले स्टेप यानी ग्रीन हाउस गैस के बारे में बात करूंगा, जो कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रूट काउज है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम देता है एंड अल्टीमेटली विच लीड्स टू द क्लाइमेट चेंज। तो चलिए मैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैं आपसे बातें कर लेता हूं। दोस्तों, आपने कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, इन सब चीजों के बारे में आपने सुना होगा या आपको जानकारी होगी। यही ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन के बारे में भी आप जानते होंगे। बट ये ग्रीन हाउस गैस क्यों कहलाते हैं और आखिर ग्रीन हाउस गैस कहलाने के बाद इनका क्या रोल होता है ग्लोबल वार्मिंग में, ये मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जब सूरज से रोशनी हमारी जमीन, हमारी धरती की तरफ आती है तो उसे हम इंसोलेशन कहते हैं, जो रोशनी की शक्ल में आती है। हालांकि वो रोशनी हमें दिखाई देती है, वो रोशनी जब हमारी धरती तक पहुंचती है तो हमारी धरती को टच करने से पहले उसे हमारी धरती के ऊपर, या हम कह सकते हैं हमारी धरती के एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर का बहुत सारा लेयर होता है जो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। हमारे एटमॉस्फेयर को उसे पार कर करके हमारी धरती तक पहुंचना होता है और हमारे एटमॉस्फेयर में ही कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस मौजूद है। ग्रीन हाउस गैस का एक क्वांटिटी होता है। अगर वो एक सर्टेन क्वांटिटी में है, यानी कि एक एवरेज क्वांटिटी में है, तब तो वो हमारे लिए फायदेमंद है। और अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, जो कि आज के डेट में बढ़ चुका है और बढ़ता जा रहा है, अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ रहा है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि प्रॉब्लम हो चुका है ग्लोबल वार्मिंग की शक्ल में। मैं समझाता हूं आपको। जब सूरज से रोशनी लाइट की शक्ल में आती है तो उसे हम शॉर्ट वेव कहते हैं। वो शॉर्ट वेव की शक्ल में आती है, उसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि शॉर्ट वेव और लॉन्ग वेव जो रेडिएशन होती है, जो हीट होती है या जो एनर्जी होती है, उसमें क्या डिफरेंस है। इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट वेव क्या होता है और लॉन्ग वेव क्या होता है। जो रोशनी हमें सूरज से आ रही है वो हमें दिखाई दे रही है, उसे हम विजिबल लाइट कहते हैं। रोशनी भी एक एनर्जी है, हम उसे शॉर्ट वेव एनर्जी कहते हैं। जब ये लाइट एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए हमारी धरती को सूरज से जो आ रही है वो पहुंचती है, तो ग्रीन हाउस गैस क्या करती है कि उसे, क्योंकि वो दिखाई देती है, तो ग्रीन हाउस गैस उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। वो उसे पार करके हमारी धरती तक पहुंचती है रोशनी की शक्ल में, लाइट वेव की शक्ल में, शॉर्ट वेव। जैसे वो धरती को टच करती है तो वो डायरेक्ट हमें हीट नहीं देती, हमें रोशनी देती है। हीट हमें तब देती है जब वो हमारी धरती से टकराती है और टकराने के बाद वापस मुड़ जाती है, कहां? स्पेस की तरफ। उसका डायरेक्शन फिर वापस स्पेस की तरफ हो जाता है। और जब ये रोशनी जमीन से टकराकर वापस मुड़ती है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं, जो कि हीट वेव होता है। यह भी एक एनर्जी है, बट ये हीट वेव एनर्जी है रेडिएटेड बाई अर्थ। अर्थ का सरफेस से वो टकराकर वापस होती है, उसे रेडिएशन कहते हैं। और ये जो रेडिएशन होता है ये लॉन्ग वेव होता है। लॉन्ग वेव और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होती है।
शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, उसमें एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर और ग्रीन हाउस गैस के लेयर को चीरते हुए हमारी धरती तक पहुंच जाती है। बट जब वापस मुड़ती है लॉन्ग वेव की शक्ल में, जो कि हीट होता है, गर्मी होती है उसमें, तो उसमें उतनी एनर्जी नहीं होती है, पेनेट्रेटिंग पावर उतनी नहीं होती है कि वो सारे के सारे एटमॉस्फेयर में मौजूद ग्रीन हाउस गैस को चीरते हुए वापस स्पेस की तरफ चली जाए। यही कारण है कि वो जो हीट वेव है वो हमारी धरती के अंदर ही ट्रैप कर जाती है, धरती के अंदर ही मौजूद रहती है, क्योंकि वो सारी की सारी हीट वेव वापस नहीं जा पाती, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस उसको वापस नहीं जाने देती है ड्यू टू लॉन्ग वेव एंड लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी। यही चीज हमारी धरती को गर्म रखती है। अब जब जरूरत से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गया है, तो जरूरत से ज्यादा हीट वेव जो है वो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गए हैं, और यही बढ़ती हुई हीट वेव जो ट्रैप हो चुकी है, ग्रीन हाउस गैस को पार नहीं कर पाई, यही हमारी धरती को धीरे धीरे गर्म करती जा रही है, और यही कारण बना ग्लोबल वार्मिंग का। इसे ही हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो मैंने आपको जो अभी समझाया, ये कुछ टेक्निकल बातें थी और जरूरी भी था कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, और मैंने ग्रीन हाउस गैस के एग्जाम्पल भी आपको दिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, और भी होते हैं, बट ये थोड़े फेमस हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा रोल प्ले करते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये ग्रीन हाउस गैस का सोर्स क्या है, ग्रीन हाउस गैस कहां कहां से आती है, और ग्रीन हाउस गैस आखिर इतनी ज्यादा ये खतरनाक क्यों हो गई, इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई, जो हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग का जरिया बन गया। आपको यह बात तो समझ में आ गई कि हीट वेव जो ट्रैप हो जा रही है, बट इसका अंजाम क्या हो रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, इससे क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, और उसका हमारे वेदर पैटर्न पर कैसे असर पड़ रहा है, ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको जरूर समझाऊंगा। आप हमारे इस सीरीज के साथ लगे रहें, आपको ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा, और उम्मीद है आपके लिए ये बहुत नॉलेजेबल होगा और बहुत जरूरी भी है। सो आज की वीडियोस में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आई होगी, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में और भी डिटेल में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और प्लीज डू लाइक एंड शेयर माई वीडियोस। फिर मिलता हूं आइंदा अगले वीडियो में। सो हैव अ गुड डे एंड बाय।